नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका तीसरा अध्याय हम शुरू कर चुके थे। और जहां हमने तीसरे अध्याय यानी कि जो हमारा मुद्रा और शाख नामक अध्याय है उसके 3 भागों को हमने पूरा कर लिया था। जहां हमने ये समझा था कि मुद्रा होती क्या है, उसकी बेसिक यानी शाब्दिक परिभाषा से लेकर के हमने उसकी जो हमारी अर्थव्यवस्था की परिभाषा है उसके आधार पर तुलना कर ली थी। मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। मुद्रा सर्वमान्य क्यों है, इसने कैसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को हमारे बीच में से हटाया है, और हम ये कहें कि विनिमय का माध्यम इसे क्यों कहा जाता है। इन सभी बिंदुओं पर हमने पिछले जितने भाग थे उनमें विस्तार से चर्चा कर ली थी। हमने हमारा नया टॉपिक शुरू कर दिया था जिसका नाम था ऋण। ऋण को लेकर के हमने बैंकों की गतिविधियों को समझा, करेंसी के बारे में जाना, चेक भुगतान कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में विस्तार से समझ बना ली थी। बच्चों, जब हमने बैंक के कार्यों को देखा था तो हमने ये देखा था कि बैंक में जो मांग जमा है उन पर बैंक एक न्यूनतम ब्याज देता है जिन्होंने जमा करवा रखा है उनको, और हम ये देखते हैं जो कर्जदार बैंक से कर्जा लेते हैं उनसे अधिक मात्रा में ब्याज वसूल करता है। और जो ये अंतर है यानी जमाओं पर देने वाला ब्याज और ऋणदाताओं के द्वारा मिलने वाला ब्याज, इसका जो अंतर है यही बैंक का इनकम का सोर्स है। ये बात हमने हमारी डिस्कस कर ली थी। बच्चों, ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और उसे ऋण यानी कि साख मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तब तो कोई भी जाकर बैंकों से ऋण या साख ले लेगा। बैंकों से क्या, अगर हम महाजन साहूकारों की बात करें तो उनसे भी हमें ऋण लेने के लिए उनकी कोई ना कोई शर्तें माननी पड़ती हैं। अब ये शर्तें क्या होती हैं? तो आज का हमारा जो भाग संख्या 4 है यानी पार्ट 4 है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ हम ये देखेंगे कि ऋण की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। यानी किसी भी ऋण का जो एग्रीमेंट हो रहा है, ऋण का जो समझौता पत्र बनता है, उसमें कौन कौन सी शर्तों का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे एक प्रकार का ऋण जिसे कहेंगे हम हाउस ऋण, यानी कि हम सरल शब्दों में कहें कि होम लोन, या अन्य शब्दों में हम इसे जानते हैं आवास ऋण के नाम से। इसके बारे में भी विस्तार से समझ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें सबसे पहले हम हमारी पूर्व कक्षा का जो बिंदु था सलीम और सपना वाला, उस पर कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए। बच्चों, पिछले भाग में हमने सलीम और सपना के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने ये देखा था सलीम ने कैसे ऋण लिया और कैसे उसने उधार लिया, और फिर उस उधार को लेने के बाद में उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। उसी की स्थिति की तुलना करते हुए हमने सपना के बारे में भी अध्ययन किया था। हमने देखा था कैसे उस किसान परिवार की सपना ने ऋण लिया और कैसे वो अंत में कर्ज जाल में फंस जाती है। तो इन्हीं को आधार बना के सबसे पहले हमारे सामने क्या समस्या आ रही है, देखिए, उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हम सलीम की बात करते हैं तो उसे क्या करना था, उसे अपनी जो जूतों का ऑर्डर था उसे पूरा करना था, और इसलिए उसको जो कच्चा माल खरीदना था या इस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो अन्य मशीनें, अन्य मजदूर लगाने थे, उनके भुगतान के लिए उसे ऋण की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम सपना की बात करें तो उससे क्यों ऋण की आवश्यकता पड़ी? भाई उसने कर्जा क्यों लिया? क्योंकि उसे अपनी खेती की जो आवश्यकताएं थी, यानी खेती करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए थे, खाद बीज वगैरह चाहिए थे, उन सबको परचेज करने के लिए सपना को ऋण लेना पड़ा था। अब अगली स्थिति क्या थी, जोखिम क्या था? अगर हम सलीम की बात करें तो सलीम का जोखिम बस केवल इतना ही था, अगर वो समय पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाता तो उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाता और उसे फिर भुगतान अपने पास से करना होता। परंतु ऐसा कुछ यहाँ हुआ नहीं था। सपना की बात करें तो सपना का जो ऋण लिया गया था, यानी सपना ने जो अपना ऋण लिया था, किस आधार पर लिया था? हमने वहाँ चैप्टर में देखा था कि उसने ये अंदाजा लगाया, इसने ये कयास लगाया, या उसने हमें कहें कि कल्पना की कि मेरी जो मूंगफली की फसल है वो अच्छी होगी तो मैं ये ऋण चुका दूंगी, इसलिए उसने ऋण ले लिया था। तो जोखिम की बात करें तो जहां कृषि शब्द आ जाता है, हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक नामक जो हमारा दूसरा अध्याय था, हमने वहां भी देखा था कि अगर कृषि शब्द हमारा कहीं निकल करके आ रहा है तो वहां पर हम साथ साथ जोड़ देते हैं मानसून का जुआ। भाई मानसून अच्छा है, फसल को उपयुक्त एटमॉस्फेयर मिल रहा है, जलवायु मिल रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी फसल अच्छी होगी। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने बोया है उतना अमाउंट ऑफ हम कह सकते हैं धान या अनाज हम प्राप्त कर लेंगे, जब तक कि हमारी फसल तैयार होकर हमारे गोदाम तक नहीं पहुंच जाती। तो ये जो जोखिम था सपना के मामले में, वो था कृषि पर आधारित एक कल्पना थी। अगर उसकी फसल अच्छी होगी तभी वो ब्याज और कर्जा चुका पाएगी, अदरवाइज नहीं चुका पाएगी। और हमने चैप्टर में देखा कि कैसे वो इस कर्जे को चुकाने में फेल हो जाती है। अंतिम समस्या हमारे सामने थी, परिणाम क्या हुए? इन दोनों ने जो ऋण लिया, कर्जा लिया, उसका क्या क्या परिणाम निकल करके आया। अर्थव्यवस्था की बात हम करें कि कर्ज लेना, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कर्ज को कैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव मान सकते हैं।
किन किन परिस्थितियों में मान सकते हैं? अगर कर्ज लिए गए कर्ज से मानव का विकास हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो सुधर रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो हम कहेंगे कर्जा कैसा रहा? पॉजिटिव रहा। सलीम का मामला ऐसा ही था। अगर हम देखें कि कर्जा लेने के बाद में जो कहें कि जीवन की जो निर्वाह की क्षमता है वो डाउन साइड जा रही है, उसकी हम कहें कि उसका जो निर्वाह का तरीका है वो और भी बदतर हो गया है, तो हम कहेंगे हमारा जो कर्जा लिया गया था, ऋण लिया गया था, साख ली गई थी, वो नेगेटिव रही। तो यहाँ परिणामों की अगर हम बात करें तो सलीम के मामले में परिणाम ये हुआ कि उसने लिए गए कर्जे से अपना ऑर्डर पूरा कर दिया और फिर उससे जो लाभ हुआ उससे उसका व्यापार दिन दिन बढ़ता रहा। वहीं अगर सपना की हम बात करें तो मानसून पर आधारित कृषि के ऊपर उसने कर्जा लिया था, जिसके कारण कीटनाशकों से हमने देखा कि उसकी कृषि खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है और वो कर्जा नहीं चुका पाती। परिणाम स्वरूप उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो यहाँ पर उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी बदतर हो जाती है। दोनों स्थिति हमने देख ली, यानी हम कह सकते हैं सलीम का जो कर्जा था वो पॉजिटिव में रहा और सपना की बात हम करेंगे तो वहां हमें नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अगले की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से ऑर्डर मिलते रहते हैं, 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी? भाई अगर ऑर्डर मिल रहा है तो उसके पास अब ऐसा तरीका है, उसने फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से फुलफिल कर दिया है, उसकी फेथ बन चुकी है। हम जब अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं तो हम ये देखते हैं फेथ बहुत जरूरी होती है। ऋण और साख बैंक में भी हमने देखा था कि ऋण तभी मिलेगा जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि 6 साल बाद की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो सलीम को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी कि हो सकता है अब वो एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बन जाए जूतों का, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर हम ये कहें उसके कई सारी यूनिट स्थापित हो सकती हैं क्योंकि उसे हर ऑर्डर पे प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर बात डेफिनेट है। अब इसके बाद में हम अगर अगली कल्पना करें तो देखिए कौन से कारण हैं जो सपना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित कारकों की चर्चा कीजिए। भाई देखिए अगर सपना की स्थिति की हमने बात करी थी जब चैप्टर में, तो हमने देखा था कि उसका जो पूरा ढांचा था वो कृषि पर आधारित था। उसने लोन लेने की सोची, कृषि को आधार बनाया कि मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं कर्जा चुका दूंगी और बचा हुआ धन मैं अपने जीवन निर्वाह में काम ले लूंगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें दिए गए हैं, कारक दिए गए हैं, वो देखिए एक तो है कीटनाशक दवाइयाँ, साहूकारों की भूमिका या मौसम। आप किसको इसमें आधार बना सकते हैं? देखो बच्चों सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर हम सपना की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम ये देख रहे थे कि जो साहूकारों की भूमिका थी उसे हम पहले नंबर पर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? अगर हम बैंकों की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि बैंक का जो ब्याज था वो लगभग हम देखें 8-8.5% वार्षिक की दर से दिया जा रहा था। इसकी चर्चा हम आगे अध्याय में भी करेंगे जब हम औपचारिक और अनौपचारिक साख के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों इसके बाद में अगर हम साहूकारों की बात कर रहे हैं तो उनका जो ऋण था उस पर जो ब्याज लिया जा रहा था वो लगभग 36% वार्षिक लिया जा रहा था। 3 रुपए के हिसाब से हम देख पा रहे थे तो 36% वो ब्याज दर हो गया वार्षिक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अगर सपना की स्थिति को जोखिम भरा कोई बना रहा है तो सबसे पहला काम था उसने जिस फैक्ट से यानी जिस सोर्सेज से उसने कर्जा लिया है, साख ली है, वो ऐसा सोर्सेज था जिसकी ब्याज दर कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा थी, जिसे चुका पाना एक तरीके से हम कहें नामुमकिन सा था। पहली बात यहाँ खत्म करते हैं। इसके बाद में हम मौसम पे आते हैं। अगर उसने कर्जा कृषि को आधार बना करके लिया तो मौसम की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मान लीजिए उसने बैंक से कर्जा ले लिया होता 8.5 की दर से, ठीक है, परंतु मौसम कुछ ऐसा होता, अतिवृष्टि हो जाती, अल्पवृष्टि हो जाती या जंजर तूफान आंधी वाला मौसम हो जाता जिससे कि फसल को नुकसान हो रहा है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि फिर वो अपनी उपज प्राप्त नहीं कर पाती ना। तो यहाँ पर हम मौसम को भी एक महत्वपूर्ण कारक बना सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कीटनाशकों का जो हमला हुआ उसकी फसल पे, जो कि वास्तविक स्थिति थी जिसके कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसने उसको बचाने के लिए महंगी कीटनाशक दवाइयाँ भी खरीदी जिनका उपयोग भी उसके लिए निरर्थक रहा, बेकार रहा, कोई उपयोग में नहीं आई और पैसे और लग गए। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि ये सारे कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सपना की स्थिति थी उसको जोखिम भरा बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा कर पाएंगे साहूकारों की भूमिका। भाई साहूकारों की जो भूमिका थी वो इंपॉर्टेंट कारक था, इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद में मौसम को हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि मौसम के कारण भी हम कह सकते हैं चाहे साहूकारों ने कम दर पर ब्याज दिया होता, कम दर पर उसको ऋण दिया होता, भाई ये ले तू 8% में ही हमें देना वार्षिक की दर से, परंतु अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उसको उसकी उपज नहीं मिल पाती और उसकी स्थिति खराब हो जाती। और वास्तविक स्थिति की बात करें जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि महंगी कीटनाशकों का उपयोग उसने किया परंतु वो सब निरर्थक रहा और अंत में उसकी फसल नष्ट हो जाती है और वो कर्जा नहीं
चुका पाती है। तो ये सारे कारकों की हमने चर्चा कर ली। ये सारे कारक कहीं ना कहीं सपना की स्थिति को जोखिम भरा बना रहे थे। चलो अब हम हमारे टॉपिक, जो कि नया टॉपिक है हमारा, कि ऋण की क्या क्या शर्तें होंगी, उस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऋण की शर्तें। बच्चों देखो, ऐसा नहीं कि हम गए हमें कोई भी ऋण दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। साख लेना है बैंकों से लो, साहूकारों से लो, हम किसी से भी अगर साख या ऋण ले रहे हैं तो वहाँ एक ऐसा एग्रीमेंट जरूर होगा, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, कैसा भी हो, वहाँ पे कुछ शर्तें जरूर होती हैं। भाई आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा, आपको इतने समय में हमारा मूलधन और ब्याज सहित जो रकम है वो चुकानी पड़ेगी, जिसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं मिश्रधन। तो आपको मिश्रधन देना पड़ेगा इतना अमाउंट। उसके बाद में हम बात करें कि आप ऋण तो ले रहे हो पर मुझे सिक्योरिटी दो, मैं कैसे आपको पैसा दे सकता हूँ। तो सिक्योरिटी जो हमने शब्द यूज किया है, इसको हम हमारी भाषा में कह सकते हैं गिरवी रखना। बहुत बार सुना होगा आपने। और इसे अगर हम इकोनॉमिकल लैंग्वेज में देखें तो उसे कहा जाता है समर्थक ऋणाधार। यहां से अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया कि समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हैं। जब भी कर्ज लेने वाला कर्जदाता को ली गई राशि के अनुसार कुछ गिरवी रखने के लिए देता है, चाहे वो जमीन हो, हम कहें कोई मतलब धन का कोई स्वरूप हो, जैसे गहने वगैरह हो, पशु हो, अनाज हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, वो गिरवी रखने के लिए देता है, तो हम उसे अर्थव्यवस्था की भाषा में समर्थक ऋणाधार कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ऋण की कुछ ना कुछ शर्तें होंगी। अब वो शर्तें क्या हैं, उन पे नजर डालते हैं। तो देखो, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, चाहे बैंक हो चाहे साहूकार हो। जब ऋण लिया जाता है स्टार्टिंग में ही ये बता दिया जाता है कि आपकी जो ब्याज की दर होगी वो क्या रहेगी, वार्षिक के आधार पे। ठीक है, चलो उसके बाद में जिसे कर्जदाता महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। मूल रकम कौन सी होगी फिर लास्ट में, मूल रकम जो शुरू में हमने लिया प्रिंसिपल और उसके साथ में इंटरेस्ट यानी ब्याज ऐड किया, तो हमारा निकल के आता है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होगा, जिसमें ब्याज दर के आधार पे जो ब्याज है वो इंक्लूड हो जाएगा मूल में, तो होगा हमारा मिश्रधन क्रिएट। इसके अलावा अगर हम बात करें, उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए मांग कर सकता है। जो भाई उधार दे रहा है हमें पैसा, वो ये कह सकता है कि भाई आपको कोई ना कोई समर्थक ऋणाधार देना होगा। बच्चों समर्थक ऋणाधार कई स्थितियों में नहीं लिया जाता। जैसे अगर हमारा फेथ है, अच्छा है, जैसे साहूकार से हमारे अच्छे टर्म्स हैं, तो वो हमसे क्या करेगा, ऋणाधार नहीं लेता है, समर्थक ऋणाधार नहीं लेता है। या हम बात करें बैंकों की भी, तो बैंकों में जब पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो वहाँ आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई ऋणाधार नहीं लिया जाता। तो कई सारे फंडामेंट्स हैं, कई सारे तरीके हैं, कई सारे लोन के या हम कहें ऋण के प्रकार हैं जहां इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे देखिए हमने शब्द क्या यूज किया, मांग कर सकता है, नॉट मस्ट। ये जरूरी नहीं है करे या नहीं करे, ये किसकी मतलब किसकी उपलब्धता पे है, किस पे निर्भर कर रहा है, उधारदाता पे, कि भाई वो कर्जदाता के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं समर्थक ऋणाधार है क्या। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था, तो इसको एक बार फिर देखते हैं। ऐसी संपत्ति होता है ये जिसका मालिक कर्जदार है, यानी जो कर्जा ले रहा है वो इसका मालिक होगा भाई, समर्थक ऋणाधार का। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, भूमि हो सकती है, इमारत हो सकती है, गाड़ी, पशु, बैंकों में जमा पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि वह ऋण का भुगतान नहीं कर देता। तो आप समझ रहे हैं, अगर समर्थक ऋणाधार लेकर के कोई ऋण दिया जाता है तो हमारा ऋण कौन सा ऋण कहलाएगा, सिक्योर ऋण हो गया भाई, वो सिक्योर लोन हो गया। क्यों हो गया कि भाई अगर हमने उसका पैसा नहीं चुकाया तो वो हमारा जो ऋणाधार हमने उसके पास में रखा है गिरवी, उसे वो सेल आउट कर सकता है और अपनी रकम वसूल कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर ऋण की हम बात करते हैं तो वह ऋण सर्वोत्तम बढ़िया माना जाएगा जिसमें उधारदाता ने किसकी मांग की है, समर्थक ऋणाधार की मांग की है। इसके साथ साथ देखिए बच्चों, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार होता है। बच्चों समर्थक ऋणाधार के लिए कई सारे शब्द हमने देख लिए, जैसे गिरवी रखी हुई वस्तु हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या फिर हम कहें समर्थक ऋणाधार हो गया। इसके अलावा इसके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, कई बार हम उसे देखते हैं, तो उसको कहा जाता है सम्मित ऋणाधार। सम्मित ऋणाधार ऐसा मतलब ऋण के लिए कोई ऐसा आधार रखा गया है जो उसके अकॉर्डिंग है, सम्मित ऋणाधार ऐसा शब्द भी वहाँ यूज किया जा सकता है। देखिए संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी। अच्छा यहाँ पे हमारा विचार ये आता है
कि बैंकों में जमा पूंजी है तो उसको ऋण लेने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। भाई मेरे पास बैंकों में जमा पूंजी है जिसे मैं ऋणाधार के रूप में दे रहा हूं सामने वाले को, तो मुझे फिर लोन या ऋण लेने की कहाँ जरूरत पड़ी। ऐसा है ना हमारे दिमाग में क्वेश्चन। तो बच्चों बैंकों में जमा पूंजी की बात करते हैं, ये केवल मांग जमा नहीं है। अब ये मांग जमा क्या है ये आप अच्छे से समझते हैं ना, हम वही भाषा यूज करेंगे जो हमारे चैप्टर में। मांग जमा से हमारा मतलब था बैंकों में पड़ा हुआ हमारा निवेश निक्षेप जो भी हमारी जमा है वो, तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं आ रही। इसमें आ रहा है जैसे हमने कोई एफडी करा रखी है जो लंबे समय के लिए करा रखी है, उसके कागजात हुए। जैसे मुझे 5,000 रुपए का ऋण चाहिए, ठीक है, मैं साहूकार के पास में जाता हूं, साहूकार मुझसे कहता है कि ला भाई समर्थक ऋणाधार दे, मुझे कुछ गिरवी तो रख तभी मैं आपको ये अमाउंट दूंगा। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, जो मेरी 5,000 रुपए की एफडी के कागज होंगे या मेरा कोई LIC सिक्योर होगा, कोई बॉन्ड होगा 5,000 का, तो वो मैं उसको समर्थक ऋणाधार के रूप में दूंगा। तो वहां उस स्थिति में क्या हुआ, उस स्थिति में ये हुआ कि ये जो बैंकों में जमा मेरा पूंजी था या निवेश था वो अब ऋणाधार के रूप में उधारदाता के पास में चला गया है और मुझे मेरा अमाउंट मिल जाएगा। जिस दिन मैं अमाउंट और उसका ब्याज दे दूंगा तो मुझे वो मेरे इसके कागज लौटा देगा। आ रहा है समझ में। इसके बाद में देखिए पशु भी हो सकता है। पशु को तो हम देख लें, विनिमय में अनाज और पशुओं का उपयोग तो प्रारंभिक काल से किया जा रहा था, चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने देख लिया था। यदि अगर हम बात करें समर्थक ऋणाधार की, तो बच्चों ये मेनली यानी मुख्य रूप से किस काम आ रहा है, ये आता है केवल कर्ज लेने के लिए काम में आता है। जहां हमें कर्ज नहीं मिलता, मान लो कहीं हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, अननोन पर्सन से हम ले रहे हैं, बैंकों से ले रहे हैं, तो वहां हम ये देखते हैं कि समर्थक ऋणाधार हमारा बहुत हेल्प करता है और हमें आसानी से ऋण मिल जाता है। तो अब यहाँ हम ये देख पा रहे हैं, ये कह पा रहे हैं कि ऋण लेना सबके लिए आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। जिसके पास में समर्थक ऋणाधार होगा, अच्छा साहूकार से टर्म्स होंगे, जो ब्याज की पूरी शर्तें हैं उन्हें पूरा कर पाएगा, ब्याज की जितना अमाउंट है उसे चुकाने में समर्थ होगा, उसे ही ऋण मिलेगा। ये तो बात क्लियर हुई ना कि ऋण सबको नहीं मिलता है। और यही कारण है कि अगर हम आज भारत की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों, तो वहां हम क्या देखते हैं, हमारी ज्यादा जनसंख्या क्या कर रही है, खेती में प्राथमिक सेक्टर में लगी हुई है, कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पे मूव करती है। तो वहां पर ऋण लेना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है, क्योंकि या तो वह सीमांत लघु किसान ज्यादा है जो हमारे प्राथमिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या कृषि पर आधारित श्रमिक हैं जिनकी खुद की लैंड नहीं है, वो दूसरे की जमींदार की जो भूमि है वहां जाके कार्य करते हैं। तो अब बताओ उनको किस आधार पर ऋण दिया जाएगा, वहां पे उनके पास में समर्थक ऋणाधार तो है ही नहीं ना। तो उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है बच्चों, बेगार। बेगार क्या है उसके बारे में हम डिटेल से जब औपचारिक अनौपचारिक ऋण समझेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक कि हमारी सारी जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होता है। इसके बाद में देखिए और शर्तों की बात करें, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ये पॉइंट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न का कि ऋण की शर्तों के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को रखा गया है, या फिर प्रश्न बन सकता है कि ऋण की शर्तों से आप क्या समझते हैं। ऐसी शर्तें जिनका कि हम कहें जिनकी चर्चा उधारदाता और कर्ज लेने वाले के बीच में कर्ज को शुरू करने से पहले कर दी जाती है, और इसके अंतर्गत ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को शामिल किया गया है। बच्चों ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। अब ये जो लाइन है देखिए, ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कैसे फर्क आ जाता है भाई, देखो अगर हम ये कहते हैं कि जैसे जिस सौदे में या जिस ऋण के सौदे में समझौते में ऋण की शर्तों का उल्लेख किया गया है, तो वहां ना तो उधारदाता परेशान होता है ना कर्ज लेने वाला परेशान होता है। क्यों नहीं होता भाई, मैंने कर्ज लिया है, मुझे पता है मुझे भाई इस तारीख को भुगतान करना है, मेरा जो कर्जा लिया गया है वो अमाउंट ये है, उसका ब्याज हर मासिक या हर वार्षिक इतना बनेगा, इसके लिए मैंने ये ऋणाधार दिया है और इसके लिए मेरी ये कागजात उस आदमी के पास में रखे हुए हैं। ये सब क्लियर हो गया ना। अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें जहां हम कहें कि जो ऋण की शर्तें उनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ना तो वो पैसा सिक्योर होगा, ना कर्जा लेने वाला सिक्योर है, ना कर्जा देने वाला सिक्योर है। कैसे नहीं है भाई, वो अपना मन करे उतना ब्याज लगाए, मैंने उसको पूरा अमाउंट चुका दिया, उसके बाद में भी वो कहेगा अभी तो मेरे 500 रुपये और निकल रहे हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज के निकल रहे हैं, वो उसकी अलग अलग थिंक होगी। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ऋण की शर्तों की उल्लेख जहां पे होता है वहां पर दोनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। कैसे करती है इसका डिस्कस हमने कर लिया था। भाई कर्ज की शर्तों में जरूरी नहीं कि समर्थक ऋणाधार लिया ही जाए,
भाई कैसे? भाई आप मेरे जानकार हो, अच्छे मित्र हो, अच्छा हमारा रिलेशन है, तो मैं आपसे कोई गिरवी चीज़ नहीं रखवाऊंगा, आपके फेथ पे, आपके विश्वास पे आपको धन उपलब्ध करा दूंगा। उसी प्रकार अगर ब्याज दर की बात करें तो ये भी चेंजेबल हो जाएगी। भाई और व्यक्तियों से मैं 8% 10% ले रहा हूँ, आपसे मैं है ना 5% 6% लूंगा, ऐसा कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कागजातों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ लचीलापन होगा। भाई चलो इस महीने आपकी सैलरी नहीं आई, अगले महीने आप ऐसा करना दोनों महीनों का इंस्टॉलमेंट दे देना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कर्ज की शर्तें वो उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, उनका आपस में कैसा एक दूसरे से रिलेशंस हैं उस पर वो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। बच्चों यहां तक हमने देखा, तो अब चलिए कुछ प्रश्नों पर विचार करने का समय है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करता है? और मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब हमारे लिए बहुत आसान होगा। क्यों करता है समर्थक ऋण आधार की मांग? ताकि उसके द्वारा दिया गया जो ऋण है वो एक तरीके का सिक्योर ऋण रहे, उसका पैसा सुरक्षित रहे। जब उसे अगर पैसा नहीं मिलता है अपना वापस, तो उस समर्थक ऋण आधार को बेच करके वो अपनी पूंजी को वसूल कर सकता है। इन सभी कारणों को ध्यान में रख करके उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋण आधार की मांग करता है। ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आए तो चलिए क्वेश्चंस का आंसर चेक करते हैं। तो देखिए, यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऋणदाता को भुगतान प्राप्त करने के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं वो अपने द्वारा दी गई राशि को सुरक्षित करता है। भाई मैंने उसको 5,000 रुपए दिए, कल को वो 5,000 ब्याज नहीं चुकाता, चलो ब्याज नहीं भुगतान आया, पर मेरे पास जो उसके 5,000 के बैंक बॉन्ड पड़े हुए हैं उन्हें सेल करके मैं मेरा मूल रकम तो ले ही लूंगा। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि उधारदाता अगर ऋण चुकाने में विफल रहता है तो जिसने उधार दिया है, मतलब जो कर्जा दे रहा है किसी व्यक्ति को, तो उस समय हम ये देखेंगे कि जो ऋणदाता का भुगतान है उसे लेने के लिए वो उसकी समर्थक मूल्य या समर्थक ऋणाधार को बेच सकता है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न देखिए, हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। बिल्कुल है जी, प्राथमिक सेक्टर पे बिलोंग करती है। और हमने आंकड़ों में भी देखा था कि ये आंकड़ा दिन दिन यहाँ से उत्पादन यानी हमारी जीडीपी में जो योगदान है, हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो डाउन साइड जा रहा है प्राथमिक सेक्टर का। परंतु आज भी हम ये देखते हैं कि रोजगार में लगे हुए लोग हैं उनकी संख्या में ज्यादा कमी नहीं हो रही है, उतने ही हैं जितने हम अगर वित्तीय वर्ष 1973-74 की बात करें और हम कंपेयर कर लेते हैं इसको 2013-14 से, तो हम ये देख पाते हैं कि आज भी यहाँ पर प्राथमिक सेक्टर में जो लगे हुए लोग हैं उनका जो रेशियो है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आया। इससे निकल करके क्या सामने आ रहा था? अल्प बेरोजगारी आ रही थी कि भाई अल्प बेरोजगारी कहें, हम छिपी हुई बेरोजगारी कहें, ये यहाँ पर निकल के सामने आ रही थी। कृषि में भाई एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों का काम हो रहा है, 2 एकड़ जमीन है, छोटा सा हिस्सा है, पर हम ये देखते हैं पूरा किसान परिवार उस कृषि में लगा हुआ है, जहां पे 5 सदस्य का परिवार है, 7 सदस्य का परिवार है, वो वर्क कर रहा है। अब ये जो एडिशनल सदस्य हैं, 2 के अलावा जो 5 सदस्य हैं, उनका श्रम वहां पे 0 माना गया और इसे हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अच्छे से समझ चुके थे हम इस चीज को। तो हम ये देखते हैं कि प्राथमिक सेक्टर पर ज्यादा निर्भरता के कारण ही हमारी देश की जो बहुत बड़ी आबादी है वो कौन से लिंक में आ रही है, कौन से जीवन रेखा में आ रही है? निर्धन परिवारों की तुलना में आती है वो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? जी बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी? इसका चर्चा हमने कर लिया किसान के बारे में, छोटे सीमांत किसानों का एग्जाम्पल हमने ले लिया था, मजदूरों का ले लिया। अगर बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी निर्धन तबके से आती है तो जाहिर सी बात है उनकी जो कर्ज लेने की क्षमता है वो प्रभावित होगी, क्योंकि ऋण लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिन शर्तों का उल्लेख हमने कर लिया था अभी। जैसे भाई ये ब्याज की रकम होगी, ब्याज की कुछ हम कहें दर होगी, समर्थक ऋणाधार चाहिए, जरूरी कागजात चाहिए। ये सब चीजें अगर उनके पास में नहीं है तो उनकी कर्ज लेने की जो क्षमता है वो कैसी रहेगी? वो प्रभावित होती रहेगी। तो चलिए इसका एक बार आंसर देखते हैं। देखिए, लोगों की गरीबी ऋण लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। गरीबी के कारण कर्ज चुकाना बहुत कष्टदायक होता है। अगर हम सपना की बात का एग्जाम्पल यहाँ मेंशन करें तो हमें अच्छे से समझ में आता है इस लाइन का मतलब कैसे कष्टदायक हो सकता है। और गिरवी न होने के कारण उन्हें आसानी से ऋण भी या कर्ज भी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल नहीं मिलेगा। समर्थक ऋणाधार नहीं है, आप गरीब हैं तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये तो क्लियर बात है ना। अरे भाई आपके पास में कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको उसकी स्थिति का पता है कि भाई वो ऐसा व्यक्ति है कि वो सुबह खाना खा रहा है तो उसको शाम को भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार तो आप ये सोचेंगे कि मैं इसको किस आधार पे ऋण दूं।
आपका सबसे पहला डिमांड होगा भाई गिरवी रखने के लिए मुझे कुछ तो दे, मुझे कुछ तो समर्थक ऋणाधार उपलब्ध करा ताकि मैं तुझे ऋण दे सकूं। अब वो पहले से निर्धन है, उसके पास में समर्थक ऋणाधार तो होगा ही नहीं, ये भी क्लियर है। तो ये चीजें नहीं होंगी तो उसे कर्ज कैसे मिलेगा। तो यहां हम कह पा रहे हैं कि गरीबी है, जो गरीबी सबसे बड़ा, निर्धनता सबसे बड़ा कारण है जो कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि गरीबों के लिए एक तो कर्जा चुकाना बहुत कष्टदायक होता है, दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि उन्हें कर्ज लेने के लिए समर्थक ऋणाधार उनके पास उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण उन्हें कर्जा नहीं मिल पाता है। क्लियर होता है ये। चलिए इसके आगे हम मूव करते हैं, हम अगले प्रश्न पे। देखिए कोष्टक में दिए गए सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे अब तक हमने चैप्टर में जो जो नॉलेज ग्रेसअप किया है उसमें से कुछ सारांश को, कुछ टॉपिक्स को यहाँ लिया गया है, हम उन्हें रिलेट करेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है, बिल्कुल देखता है भाई। जिसने कर्जा लिया है वो क्या करेगा कि भाई देखेगा मेरे लिए कुछ ऐसी शर्तें क्रिएट हो जो आसान हो, ब्याज दर कम हो, समर्थक ऋणाधार ना ले तो ठीक है, चलो कम ले तो ठीक है, इस चुकाने की जो अवधि है वो थोड़ी ज़्यादा मिले मुझे ताकि मेरे इंस्टॉलमेंट्स कम हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कई सारी शर्तें हैं जिन्हें वो आसानी की ओर देखता है, यानी कि ये शर्तें थोड़ी लचीली हों ऐसा वो विचार करता है। इसका अर्थ आप क्या समझते हैं, क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। ब्याज दर उसको कैसी चाहिए, उच्च चाहिए या निम्न चाहिए। उच्च चाहिए नहीं, निम्न ब्याज दर चाहिए। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ फिल करेंगे निम्न, उसको ब्याज दर चाहिए निम्न। इसके बाद में बात करें अदायगी की शर्तें कैसी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए। आसान चाहेंगे भाई हम अदायगी के लिए, जो हमारे शर्तें हैं वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उनमें। और समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात कैसे लगने चाहिए, कम होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। कम होना चाहिए, ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा जो अधिक देगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कम। तो ये सब चीज़ें हम ये देख पा रहे हैं कि कर्जदार जब ऋण लेता है उस समय देखता है कि जो आसान हो ऐसी ऋण शर्तें उसको मिले, जिनमें हम देखते हैं कि ब्याज दर उसे कम चाहिए, अदायगी की शर्तें उसके लिए आसान होनी चाहिए, और समर्थक ऋणाधार या आवश्यक कागजात की हम बात करें तो वो कम मात्रा में उससे मांगे जाने चाहिए। चलो ये सब बातें हुई। इसके बाद में जैसा कि हमने टॉपिक के स्टार्ट में चर्चा किया था कि आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, आवास ऋण के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं हम आवास ऋण के बारे में। ऋण ऐसा नहीं कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, या हम कहें कि कुछ जैसा कि हमने देखा व्यापार के लिए, फसल उत्पादन के लिए, इन चीज़ों के लिए ही चाहिए। कई सारी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, ऋण लेता है। तो उन्हीं सबको आधार बना करके आज हमारी कक्षा में हमने शामिल किया है आवास ऋण को। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी पे हम नजर डालते हैं। मेघा की स्टोरी हमारे सामने आती है। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख का कर्जा लिया। तो देखो बच्चों 5 लाख जो रुपए है वो उसका कर्ज अमाउंट है, ठीक है। ये अमाउंट उसने बैंक से कर्जा लिया। यहां पे ऋणदाता कौन है ये भी हमें नोटिस रखना होगा। यहां पे ऋणदाता है बैंक। कई सारे ऋणदाताओं से हम मिल चुके हैं भाई, साहूकारों से, ब्याजखोरों से। साहूकार और ब्याजखोरों में क्या अंतर है हमने पहले देख लिया। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बैंक की। बैंक से भी हमने यहाँ पे मीट कर लिया। चलिए अब बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक से उसने 5 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है। अब आप समझ पा रहे हैं कितनी कम है ना ये साहूकारों की, ब्याजखोरों की तुलना में, 12% वार्षिक दर। इसके बाद में बात करते हैं, और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है, यानी इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ये 10 साल तक ये लोन अदायगी की जाएगी। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बच्चों यहाँ पे ये स्टोरी का जो मैन मोटो है वो क्या कह रहा है, ये मैन मोटो ये कह रहा है कि आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि बैंकों से कैसे आप ऋण ले सकते हैं, बैंकों से ऋण लेते समय कौन कौन सी शर्तें हमारे सामने निकल करके आती हैं। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं ब्याज दर हमारे सामने निकल के आ रही है, जो मूल रकम है और ब्याज है उसे चुकाने का तरीका, मासिक किस्तों का मैटर यहाँ हमारे सामने आ रहा है। साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं टाइम, कितना टाइम तक हम चुका पाएंगे वो चीजें मेंशन हो गई हैं, अमाउंट मेंशन हो गया है, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कौन कौन से कागजात हमें यहाँ आवश्यक पड़ने वाले हैं वो चीजें हमने देखी, नौकरी और वेतन संबंधित रिकॉर्ड सारे। तो इस आधार पे मेघा ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। बच्चों साथ ही देखिए, बैंक नए घर के सभी कागजात ऋणाधार के रूप में अपने पास में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। अब देखो बच्चों सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ऋणाधार चाहे हम साहूकारों की बात करें, ब्याजखोरों की बात करें या बैंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऋणाधार तो हर जगह मस्ट होता जा रहा है।
क्यों होता जा रहा है भाई? 10 साल का ऋण दिया है, अनसिक्योर ऋण नहीं दे सकता बैंक इतने लंबे समय के लिए, लंबे अमाउंट का। तो उन्होंने क्या किया है, जो नया घर है उसके जो कागजात हैं वो बैंक ने अपने पास में सिक्योरिटी के रूप में रख लिए हैं, ऋणाधार के रूप में रख लिए। अब मेघा जब ये पूरा ब्याज और कर्जा चुका देगी, जब वो एनओसी ले लेगी, यानी कि वो उसका ब्याज पूरा खत्म हो जाएगा, कर्ज पूरा चूक जाएगा 10 साल बाद में, तो वो क्या करेगी, अपने जो कागज हैं वो बैंक से वापस से प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ बैंकों की गतिविधि की हम बात करें तो शर्तें, और ये कहती हैं बैंकों की शर्तें, आवास ऋण की शर्तों की बात करें कि वहाँ पर एक मूल्य होगा, मूलधन होगा, उस पर कितना वार्षिक ब्याज दर लगेगा वो मेंशन होगा, उसके बाद में कितने टाइम तक आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी है वो मेंशन होगा, आपने कौन कौन से कागज लगाए इस लोन के लिए वो सारे मेंशन होंगे, और अंत में हम देख पाएंगे कि ऋणाधार का भी मेंशनेशन वहाँ पे जरूर होगा, यानी क्या आपने इस लोन के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जिनको गिरवी रखा है। तो ये थी मेगा की स्थिति। बच्चों इसके साथ ही देखते हैं हम यहाँ पे कुछ विवरण हैं जिनकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे इस लोन के आधार पे। तो देखो, ऋण राशि रुपए में, अगर हम ऋण राशि रुपए की बात करें तो हमने चैप्टर में देखा कि उसको 5 लाख रुपए चाहिए, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ लिख देंगे 5 लाख। ये एक तरीके का समझौता पत्र है जो बैंक और मेघा के बीच में साइन होगा, एग्रीमेंट है, हमारी लैंग्वेज में क्या है एग्रीमेंट, ऐसे शब्द आपने सुने हैं। तो ये एग्रीमेंट क्या कह रहा है, ऋण राशि कितनी ली गई, 5 लाख। ऋण की अवधि की बात करते हैं तो हमने यहाँ देखा ऋण की अवधि है हमारी 10 साल की, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 साल टाइम। ओके, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं हमारे आवश्यक कागज की, तो उसने अपने नौकरी और वेतन के जो कागज हैं वो वहां पे दिए हैं, तो हम यहां लिखेंगे नौकरी व वेतन संबंधी कागज। एक एग्रीमेंट कैसे रीड आउट किया जाता है, एक एग्रीमेंट कैसे तैयार होता है कर्जदार और उधारदाता के बीच में, वो चीज हम यहां देख रहे हैं बैंकिंग लेवल पे। इसके बाद में ब्याज दर की बात करेंगे तो वो 12% वार्षिक थी, हमें अच्छे से याद है, ठीक है। इसके बाद में अगली बात है हमारी अदायगी का स्वरूप कैसा था, मासिक किस्तों के रूप में, ये भी हमने वहां मेंशन किया है, तो हम यहां लिखेंगे मासिक किस्त, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, हमारा अंतिम पॉइंट है समर्थक ऋणाधार, वो होंगे भवन के कागज, यानी जो मकान घर था उसके कागज। देखा ना, नए घर के कागजों को बैंक अपने पास में रखता है, तो घर के कागजात, घर के कागजात हम यहां मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीमेंट तैयार हो गया भाई, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट है जो मेघा और बैंक के बीच में साइन होता है, जिसमें क्या क्या चीज मेंशन है, राशि मेंशन है, ऋण की अवधि मेंशन है, कौन कौन से कागज हमने लिए हैं डॉक्यूमेंटेशन वो सारा मेंशन है। उसके बाद में हम देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, वहां पे बात कर रहे हैं कैसे आपको इसका पेमेंट करना है वो चीज मेंशन होगी, और अंत में हम देखेंगे सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में आपने क्या दिया है वो सब चीजें मेंशन होंगी। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि ऋण की शर्तें क्या होती है, चाहे साहूकार की बात करें, चाहे ब्याजखोरों की बात करें, या फिर बैंक की बात करें, तो हर जगह हम देखते हैं जहां भी कर्जा या ऋण लिया जाता है तो वहां पर उधारदाता और उधार लेने वाले के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर होता है। अब वो मौखिक है या फिर वो रिटर्न में है, ये चीज़ें निर्भर करती है कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले की प्रकृति पर। और यहाँ पर हमने आवास जो ऋण है उसका एक एग्जाम्पल भी साथ में देख लिया। बच्चों उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा में आपको ऋण से जुड़ी हुई जो शर्तें हैं इस टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बच्चों जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।